मित्रों आओ आज रात हवेली पे, क्योंकि यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के लिए इकोनॉमी के फ्री अपडेट्स में मेरी लेक्चर सीरीज़ विन 21 सीरीज़ उसका तीसरा लेक्चर होने वाला है, जहां पर हम लोग बर्निंग इश्यूज इन द बैंकिंग एंड एनबीएफसी सेक्टर ये मुद्दा देखेंगे। इससे पहले दो लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने इकोनॉमिक सर्वे के अलग अलग चैप्टर का जिस्ट देख लिया। उसके बाद वाला लेक्चर था उसमें आरबीआई की सब मॉनेटरी पॉलिसीज़ का रिव्यू देख लिया। और आज आगे बढ़ के बर्निंग इश्यूज इन द बैंकिंग सेक्टर क्या क्या है। एक तो बैंकों का प्राइवेटाइजेशन, दूसरा कोऑपरेटिव बैंक्स को बेहतरी से रेगुलेट करने के लिए बैंकिंग रेगुलेशन ऑर्डिनेंस और बाद में जो बना एक्ट 2020 में। फिर नए बजट में बोला एक नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट NABFID बनेगा। ये क्या है? अलग से आरबीआई की एक कमेटी बनी थी जो बोल रही थी कि बड़े कॉरपोरेट घराने और बड़ी बड़ी एनबीएफसी कंपनियों को प्राइवेट सेक्टर बैंक लाइसेंस देने चाहिए। एनबीएफसी सेक्टर में बहुत सारे प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करने के लिए आत्मनिर्भर भारत में जो अलग अलग रिफॉर्म्स लिए गए। लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया रेगुलेटरी फोरबियरेंस, ये मुद्दा क्या है। फिर नए बजट में बोला एक बैड बैंक बनाएंगे, ये मुद्दा क्या है। और बहुत सारे इधर उधर के छिटपुट डेवलपमेंट्स। ये सबका हैंडआउट बनाकर ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है। mrunal.org/डाउनलोड सेक्शन में आप जाएं और उसका ये फ्री लाइव लेक्चर होने वाला है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। कूपन कोड यूज़ करें mrunal.org फॉर अनलॉकिंग इट फॉर फ्री। इसके अलावा एक और डेवलपमेंट याद करो, वो रविवार को यूपीएससी पबजी कॉम्बैट किया था, उसमें बहुत बहुत बधाइयाँ। फर्स्ट रैंक श्रेयस शशांक, सेकंड रैंक अवध अनुला श्रीहर्षा, थर्ड रैंक तेजस शारदा। इन लोगों को अनअकैडमी की तरफ से 6 महीने 12 महीने 24 महीने के कुछ पेड सब्सक्रिप्शन फ्री में दिए जाएंगे। ऐसा ये स्कॉलरशिप का कार्यक्रम, आप भी हिस्सा लेते रहिए, इनाम जीतते रहिए। खैर अभी मेन मुद्दे पर आते हैं कि 9 मार्च मंगलवार के इंडियन एक्सप्रेस में मुझे एग्ज़ाम के लिए काम की चीज़ क्या लगी। पेज 1 पर बड़ा सा एडवर्टाइजमेंट काम का नहीं, पेज 2 राशि भविष्य काम का नहीं, पेज 3 या जिसे अब हम कहें फ्रंट पेज या फर्स्ट पेज, उसमें पॉलिटी के बड़े समाचार हैं। ये रिजर्वेशन यानी आरक्षण के बारे में 1979 में सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन बना था, चेयरमैन थे मांडल। तो ये मांडल कमीशन ने कहा था कि सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस यानी SC/BC को 27% रिजर्वेशन दिया जाए। उसके बाद 1992 में इंदिरा स्वाहनी जजमेंट या जिसको कहा जाता है मांडल जजमेंट, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वर्टिकल कोटा 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं हो सकता ये सरकारी नौकरी और कॉलेज एडमिशन वगैरह में, एक्सेप्ट इन दी एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस। अप्रत्याशित खास किस्सों में ही 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन हो सकता है, क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की एफिशिएंसी को भी बरकरार रखने के लिए एक हद से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। हालांकि 1993 में तमिलनाडु राज्य सरकार ने एक कानून बनाया जिसमें उनके सब स्टेट गवर्नमेंट के जॉब कॉलेज एडमिशन में 69% रिजर्वेशन दिया गया। तो स्वाभाविक है कुछ लोग इसका विरोध करेंगे कि हमारे फंडामेंटल राइट्स टू जॉब कम हो जाएगा और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। तो जुडिशियल रिव्यू न्यायिक समीक्षा से इसको बचाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के 9th शेड्यूल 9वीं अनुसूची में रखा गया, ताकि सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ कोई पिटीशन की सुनवाई ना हो सके। हालांकि 2007 में एक IR कोएल्हो केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया कि भले कोई कानून को 9th शेड्यूल में रखा हो कि उसका जुडिशियल रिव्यू से उसे बचाना हो, उसको एक प्रकार की इम्यूनिटी देनी हो, तो वो सिर्फ वहाँ तक ही मर्यादित रहेगा कि फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं मेरे, ऐसा करके कोई उसकी शिकायत नहीं कर सकता। लेकिन अगर वो कानून अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर के ही खिलाफ हो तो फिर उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, भले उसको 9th शेड्यूल में रखा हो। आगे चल के 5वां मुद्दा कि 2019 में 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को 10%, आर्थिक रूप से एक कमज़ोर वर्ग को आरक्षण देने के लिए संविधान में संशोधन हुआ। और उसके अलावा छठा मुद्दा कि महाराष्ट्र राज्य सरकार ने मराठा समुदाय को 16% कोटा दिया। फिर बॉम्बे हाईकोर्ट में कुछ फरियाद गई तो बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा इसको कम करके 12 to 13% कीजिए। फिर सुप्रीम कोर्ट में फरियाद गई कि ये महाराष्ट्र का टोटल कोटा मराठा आरक्षण के बाद 50% से ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो अभी मसले दो चल रहे हैं। पहला कि इंदिरा स्वाहनी में कहा गया कि 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, तो ये मराठा रिजर्वेशन जो दिया जा रहा है जिसके चलते 50% लिमिट से ऊपर जा रहा है, तो ये क्या ऐसा एक्सेप्शनल केस है जहाँ पर कि इसकी अनुमति मिले। और दूसरा कि जिस ज़माने में इंदिरा स्वाहनी जजमेंट दिया गया था कि 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं, वो 1992 से लेके आज 2021 तक हम पहुँचे हैं, तो समाज में काफ़ी परिवर्तन आए,
कॉन्स्टिट्यूशन में भी अमेंडमेंट लिए गए, जैसे 103rd अमेंडमेंट, EWS कोटा वगैरह। तो इन सबको देखते हुए क्या उस मांडल जजमेंट की ही पुनः समीक्षा होनी चाहिए कि 50% लिमिट नहीं कुछ और लिमिट रहे या वगैरह, इस पर सुप्रीम कोर्ट सोच विचार करेगी। तो मतलब अभी कुछ फाइनल जजमेंट नहीं आया, अभी सोच विचार चलेगा। खैर, तो आज इस पर अलग अलग आर्टिकल कॉलम एक्सप्लेन सीरीज़ है, तो कुल मिलाकर जो प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से जानने लायक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन थी हमने देख ली। मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो तो अभी और नए नए कॉलम आएंगे, बाद में देखेंगे। मित्रों, वीकर सेक्शन की बात हो रही है तो माइनॉरिटीज़, अल्पसंख्यक, उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए अब जानते हैं एक नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ एक्ट 1992 में बना। तो उस हिसाब से ये जो स्टैट्यूटरी बॉडी, वैधानिक संस्था है, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़, अल्पसंख्यक का राष्ट्रीय आयोग, उसमें एक चेयरमैन, एक वाइस चेयरमैन और 5 मेंबर, तो मतलब कुल 7 लोग होने चाहिए। पता चला उसमें से 6 लोग रिटायर हो चुके हैं या उनका कार्यकाल समाप्त हो चुका है। तो दिल्ली हाईकोर्ट में पिटीशन गई कि केंद्र सरकार वो वैकेंसी जल्दी जल्दी फिलअप नहीं कर रही है। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस पर नाराज़गी जताई है। वैसे तो एक प्रकार की नेगेटिव न्यूज़ है, लेकिन आप पाएंगे कि मेंस पेपर 2 में कुछ वर्षों में ऐसे प्रश्न पूछे गए, क्या वो नेशनल कमीशन फॉर वीमेन या कोई दूसरा ह्यूमन राइट कमीशन वो अपना काम प्रभावी रूप से कर पाया है कि नहीं, हैव दे डिलीवर्ड इफेक्टिवली और नॉट। तो ऐसे सब मुद्दों में सोचने लिखने का ये भी एक पॉइंट बनता है कि व्हेन देयर आर वैकेंसीज, उसको टाइम पे फिलअप नहीं करेंगे तो कोई भी कमीशन अपना काम इफेक्टिवली नहीं कर सकता है। माइनॉरिटी से आगे बढ़े महिलाओं के बारे में याद करो, कुछ दिन पहले एक कंट्रोवर्सी चल रही थी कि सुप्रीम कोर्ट में कोई रेप केस में सुप्रीम कोर्ट जज ने पूछा, जो भी आरोपी था, कि क्या आप इस लड़की से शादी करेंगे, और बहुत कंट्रोवर्सी कि आप ऐसा कैसे पूछ सकते हैं वगैरह। अभी उसमें आगे क्लैरिफिकेशन आया कि एविडेंस एक्ट 1872 में लिखा है कि जज चाहे तो आरोपी को, साक्षी को, वकील को, पुलिस को, जो भी आता है कोर्ट में, उसको वो मनचाहा प्रश्न पूछ सकता है टू फाइंड आउट द ट्रूथ। हो सकता है प्रथम दृष्टया वो क्वेश्चन रेलेवेंट न लगे, इरेलीवेंट लगे, बट जज में आस्क इट इफ़ ही थिंक्स दैट इट विल हेल्प हिम डिस्कवर द ट्रूथ। और इसके खिलाफ कोई भी पार्टी ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकती कि आपने हमको ऐसा क्यों पूछ लिया, विदाउट परमिशन ऑफ द जज। अभी ये जो रेप केस का मैटर था, उसमें एक आरोप ऐसा था कि ये आरोपी ने उस लड़की को प्रॉमिस किया था कि वो शादी करेगा। तो जो भी चार्जशीट होगी उसमें ये भी एक मैटर होगा, तो उसको असर्टेन करने के लिए कि हाँ ये हुआ था या नहीं हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ प्रश्न पूछा, आर यू गोइंग टू मैरी हर। लेकिन मीडिया और कुछ एक्टिविस्ट ने उसको उल्टे रूप से मिस इंटरप्रेट किया, एग्जेजरेट किया कि ये तो जैसे कि आप पूछ रहे हैं इन अ सजेस्टिव टोन की रेपिस्ट ने विक्टिम के साथ शादी करनी चाहिए, जो कि असल में जज ऐसा बोल ही नहीं रहे थे। तो मतलब कि रिस्पॉन्सिबल रिपोर्टिंग ऑफ द कोर्ट प्रोसीडिंग्स, सोशल मीडिया, फेक न्यूज़, एग्जेजरेटेड न्यूज़ वगैरह पर सोचने के मुद्दे। इसके अलावा पॉलिटी में कंट्रोवर्सी चल रही कि IIM उनको कानून से ऑटोनॉमी यानी स्वायत्ता दी गई है कि वो अपना जो भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, कोर्स सिलेबस, वो सब डिज़ाइन करे, और एजुकेशन मिनिस्ट्री और बाकी संस्थाएं उसमें दखल नहीं दे, लेकिन वो उसी के डायरेक्टर आपस में लड़ते रहते हैं। वो सारी कंट्रोवर्सी एग्ज़ाम के लिए कुछ खास काम की नहीं, सिवाय कि आप IIM से ग्रेजुएट हैं और UPSC इंटरव्यू में जा रहे हैं, देन यू हैव टू प्रिपेयर समथिंग। आगे बढ़ो, पेज 1 पे इंटरनेशनल रिलेशन के एक समाचार की अफगानिस्तान का डेवलपमेंट करने के लिए एक यूनाइटेड नेशन की रीजनल कॉन्फ्रेंस बने, जिसमें अमेरिका, इंडिया, रशिया, चाइना, पाकिस्तान और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हो वगैरह। लेकिन वो असल में बनने दो, काम होने दो, फिर देखेंगे। इंटरनेशनल रिलेशन का दूसरा मुद्दा है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया यानी OCI, वो वैसे तो भारत में आ सकते हैं और सब नौकरी रोजगार एक्सप्लोर कर सकते हैं, लेकिन अब नोटिफिकेशन में ये लिखा है कि उन्होंने जर्नलिज्म या रिसर्च करना होगा तो पहले सरकार की अनुमति लेनी होगी। उन्होंने ये तबलीगी जमात या दूसरी मिशनरी एक्टिविटीज़, धर्म प्रसारण के काम करने होंगे तो उसके लिए भी अनुमति लेनी होगी। वो लोग ये नीट, JEE वगैरह एडमिशन टेस्ट दे तो सकते हैं, लेकिन अगर कोई कॉलेज में इंडियन सिटीजन के लिए रिजर्व्ड हो जितनी भी सीटें, उसमें ये लोग अप्लाई नहीं कर सकते। खैर, अब इसकी भी सब कंट्रोवर्सी वगैरह चलेगी। जहाँ तक प्रीलिम का मामला है, आपको वो लक्ष्मीकांत के चैप्टर से सब पता होना चाहिए कि ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया क्या होता है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन PIO क्या होता है, इंडियन सिटीजन, रेसिडेंट इंडियन वगैरह वगैरह, जो फैक्चुअल चीज़ें होती हैं। ये सब नोटिफिकेशन में क्या लिखा, इसकी बहुत अभी दिमाग खर्च करने का फ़ायदा नहीं, क्योंकि वापस विरोध हो तो इसको अंडू भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, पेज 4 कुछ काम का नहीं। पेज 5 स्टेट स्पेसिफिक न्यूज़ में गुजरात और वहाँ गिर में एशियाटिक लायंस शेर पाए जाते हैं। कुछ सालों पहले उनमें केनाइन डिस्टेम्पर वायरस ऐसा रोग फैल गया था, जिसके चलते बहुत सारे शेर मर भी गए थे।
तो अभी केंद्र सरकार सोच रही है कि एक प्रोजेक्ट लाइन शुरू करते हैं, जैसे पहले प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट टाइगर हुआ, तो प्रोजेक्ट लाइन भी करते हैं। और उसमें ये केनाइन डिस्टेम्पर वायरस और ऐसे सब कोई रोग के चलते पूरी एशियाटिक लाइन की आबादी ख़त्म हो जाए, उससे पहले हमने रिसर्च करना होगा। खैर वो असल में कहाँ पर उसका स्पेसिफिक सेंटर बनाएंगे वो सब जब होगा तो हम प्रीलिम के लिए तैयार करेंगे। पेज 6, गुजरात हाई कोर्ट जजमेंट अबाउट स्टॉपिंग द मेंस्ट्रुएशन टैबू। मासिक धर्म के बाबत जो निषेध और सामाजिक बहिष्कार वगैरह होता है उसको बंद करने के लिए हाई कोर्ट ने कुछ जजमेंट दिया। कुल मिलाकर जो हालांकि बातें आती हैं कि अवेयरनेस जनरेशन, प्रोवाइडिंग फ्री सैनिटरी प्रोडक्ट्स वगैरह, वो मुद्दे तो हम पहले भी देख चुके हैं। अभी इसमें से कोई बहुत नए मसले आएंगे तो कॉलम में ये लोग कवर करेंगे, तब वापस देखेंगे। पेज 7, परीक्षा पे चर्चा 2021। तब mygov.in वेबसाइट पे जाके प्राइम मिनिस्टर को इसके बारे में, परीक्षा के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं, पोस्टर कंपटीशन, लोगो कंपटीशन में इनाम जीतना चाहते हैं, देन यू कैन गो। वैसे परीक्षा पे चर्चा में लिखने बोलने को तो मेरे पास भी बहुत कुछ है, लेकिन मित्रों ये माईगोव प्लेटफॉर्म पर जाना मैंने बंद कर दिया है। उसका कारण एक बार इन्होंने कंपटीशन किया था कि यूपीएससी का नया लोगो डिज़ाइन करो और उसका इनाम मिलेगा, मोटी रकम भी थी। तो मैंने अपना काम धंधा छोड़ के 2-3 दिन वही किया, लोगो सबमिट भी किया, लेकिन बाद में यूपीएससी और ये माईगोव ने वो कंपटीशन ही कैंसिल कर दिया। मतलब कि जिनके पास सही में काम धंधा है उन लोगों ने ये सब। आगे बढ़ते हैं पेज 8 कॉलम्स में। आज कुछ काम का नहीं, वही सब महिला दिवस के बारे में, तमिलनाडु पॉलिटिक्स के बारे में, हरियाणा में लोकल लोगों को रिजर्वेशन मिले 75%, लेकिन नया जाने लायक कुछ नहीं। आगे बढ़ो। पेज 9 कॉलम्स, सी राजा मोहन की कॉलम इंडिया यूएस रिलेशनशिप के बारे में, लेकिन आज कुछ नए जानने लायक मुद्दे नहीं, वही सब पुराने मुद्दे रिसाइकल हो रहे हैं। दूसरा एक कॉलम है अमेरिका में पब्लिक सेक्टर बैंक के बारे में। अमेरिका में आप जानते हैं वैसे तो पूंजीवाद कैपिटलिज्म है, तो हर एक काम प्राइवेट सेक्टर ही करे और गवर्नमेंट सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर, मेंटेनेंस, एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, उतने तक उसने अपने को सीमित रखना चाहिए। मतलब बैंकों का काम वो तो निजी क्षेत्र के बैंक करे, सरकारी बैंक की ज़रूरत नहीं। अब ऐसी उनकी सब नीतियों के चलते पूरे अमेरिका में सिर्फ एक ही सरकारी बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ नॉर्थ डकोटा। लेकिन अलग अलग वर्षों में जो फाइनेंशियल क्राइसिस आई, खास करके 2007-8 की सबप्राइम क्राइसिस, जहाँ पर प्राइवेट सेक्टर बैंकर्स ने दे दनादन लोन दे दिए थे ऐसे लोगों को जिनका लोन रीपे करने की वापस कैपेसिटी नहीं थी, एक बहुत बड़ा गुब्बारा बना दिया था बबल, और फिर वो कोलैप्स हो गया। तो प्राइवेट सेक्टर बैंक की एक प्रॉब्लम होती है रैकलेस लैंडिंग एंड टीजर लोन्स। टीजर लोन्स मतलब क्या कि शुरुआत के वर्षों में एकदम सस्ता ब्याज होगा, लेकिन बाद में वो एकदम बढ़ा देंगे, ऐसे सब लुभावने बेवकूफ़ बनाने वाले लोन। दूसरा एक प्रॉब्लम देखा गया है इंस्टीट्यूशनल बायस अगेंस्ट रेशियल माइनॉरिटीज़। अमेरिका में अल्पसंख्यक क्या होंगे, वो अश्वेत लोग, एशियन लोग, मैक्सिकन लोग, वो अगर लोन के लिए अप्लाई करें तो या तो उनका लोन पेपर रिजेक्ट कर देते हैं, या फिर कि तुम तो बहुत रिस्की हो करके उनको बहुत ज़्यादा ब्याज चार्ज किया जाता है। तो गरीब कल्याण, समावेशी विकास, पॉवर्टी रिमूवल, इंक्लूसिव ग्रोथ हो नहीं रहा है। और ये कोरोना क्राइसिस के चलते अभी ये सब मसले और हाईलाइट हो रहे हैं। तो अलग अलग राज्य सरकार अमेरिका में ऐसे सब कानून लेकर सरकारी बैंक बनाने की कोशिश कर रहे हैं विद द होप्स कि उससे कम्युनिटी सपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट, स्मॉल बिजनेस को मदद मिले वगैरह। इन शॉर्ट समझना इसमें से हमने ये है कि प्राइवेट सेक्टर बैंक होने चाहिए कंपटीशन इनोवेशन के लिए, लेकिन साथ ही साथ पब्लिक सेक्टर बैंकों का होना भी ज़रूरी है। और ये बात अगर अमेरिका जैसा कैपिटलिस्ट कंट्री समझ रहा है तो भारत ने भी इसको ख्याल में रखना है। यानी एक हद से ज़्यादा सभी सरकारी बैंकों का निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन ऑफ द पब्लिक सेक्टर बैंक कर देंगे तो वो इकोनॉमी और ह्यूमन डेवलपमेंट के हक में नहीं होगा। तो मेंस में ये सब सोचने लिखने के मुद्दे। तीसरा कॉलम है निकिता खैतान, ग्रेटा थनबर्ग की सहेली जिसको पुलिस ने पकड़ लिया था, फिर बेल मिला था, वो सब, लेकिन भाई वो हम देख चुके हैं। आगे बढ़ो। पेज 10 में सब बजट पार्लियामेंट के समाचार, कुछ खास काम का नहीं। पेज 11 तमिलनाडु में इलेक्शन आने वाले हैं, तो शुरू में कमाल हसन ने अनाउंस किया था कि हाउसवाइफ को मैं कुछ अलाउंस या सैलरी दूंगा। उसके बाद उनकी डीएम के पार्टी कहती है हम भी हाउसवाइफ को 1,000 रुपये देंगे। AIADM के पार्टी तो उससे भी आगे बढ़ गई कि 1,500 रुपये हाउसवाइफ्स को देंगे हर महीने और पूरे साल में 6 फ्री सिलेंडर भी देंगे। तो कंट्रोवर्सी इसमें ये चल रही है कि चुनाव जीतने के चक्कर में ये जो लोक लुभावन इलेक्टोरल पॉपुलिज्म आप अनाउंस कर रहे हैं, क्या स्टेट गवर्नमेंट के पास इतना पैसा है, पर्टिकुलरली इन दी कोरोना क्राइसिस, जब यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के ही टैक्स कलेक्शन बहुत कम हो गए हैं, फिजिकल डेफिसिट बहुत बढ़ गई है, जीएसटी कॉम्पेंसेशन से इसमें भी इनको तो रकम नहीं मिल रही है और उसकी अलग से कंट्रोवर्सी चल रही। सो हाउ विल यू फाइनेंस ऑल दिस पॉपुलिज्म। इवन 15 फाइनेंस कमीशन को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस विचार के लिए जो मुद्दे दिए थे, उसमें एक मुद्दा ये भी था
कि जो स्टेट गवर्नमेंट इलेक्टोरल पॉपुलिज्म टाइप की योजनाएं बंद कर दे या कम कर दे तो उसको ज़्यादा फंडिंग, ग्रांटिंग, टैक्स डेवोल्यूशन दिया जाए। खैर वो सब मुद्दे हम देखेंगे विन 21 सीरीज़ के जब हम पिलर 2 में जाएंगे, बजट, टैक्सेशन, फिजिकल डेफिसिट, तब इसको देखेंगे। पेज 11 पर आगे जो मुद्दे थे, माइनॉरिटी पैनल में वैकेंसी और वो जज ने रेप अक्यूज से जो प्रश्न पूछे वो हमने पढ़ लिया। पेज 12 वेस्ट बंगाल इलेक्शन की कमेंट्री काम की नहीं। पेज 13 एक कॉलम एक्सप्लेन सीरीज़ में है रिजर्वेशन के बारे में, उसके फैक्ट्स हमने देख लिए। दूसरा है क्रूड ऑयल प्राइस अप डाउन के बारे में, जो कमेंट्री काम की नहीं। तीसरा आया में ऑटोनॉमी, वो भी काम का नहीं। पेज 14 वर्ल्ड न्यूज़, पर्सन इन न्यूज़ में मलाला यूसुफजई, जिसको 2014 में शी बिकेम द यंगेस्ट पर्सन टू विन नोबेल पीस प्राइज़, शांति पुरस्कार मिला था नोबेल का। पाकिस्तान में जन्म हुआ, ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ और एप्पल कंपनी के साथ डील साइन की है अलग अलग सब वेब सीरीज़, ड्रामा, डॉक्यूमेंट्री बनाने की। वर्ल्ड न्यूज़ में दूसरे समाचार, रेसिज्म एंड पैट्रियार्की, वंशवाद और पितृसत्तात्मक रवैया। हॉलीवुड एक्ट्रेस मेगन मार्केल, जिसने ब्रिटिश प्रिंस हैरी के साथ शादी की थी, लेकिन उसके शाही परिवार को उससे शायद कुछ ऐतराज़ था, खास करके कि जब इनका बेटा या बेटी पैदा होगी तो उसकी स्किन कलर कैसा होगा, वो डार्क कॉम्प्लेक्स का हुआ तो। और ये सब के चक्कर में मेगन मार्केल को बहुत डिप्रेशन था, सुसाइडल थॉट्स थी, उसको साइकोलॉजिस्ट से मिलना था, लेकिन शाही परिवार के सब अफसरों ने मना कर दिया कि आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे तो परिवार की शान कम हो जाएगी, इज्जत चली जाएगी। फिर ये मेगन मार्केल और हैरी ने परिवार छोड़ दिया और अमेरिका में अपना कैरियर बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और फिर उन्होंने इंटरव्यू दिया। खैर मित्रों, सीधे सीधा कुछ काम का नहीं, क्योंकि ये सब क्या फैमिली गॉसिप, ड्रामा, एक्यूजेशंस, इंसिनुएशंस। ठीक है, अगर इंटरव्यू स्टेज पर आप मोनार्की के बारे में कुछ बात कर रहे हो, रेसिज्म के बारे में, देन यू मे स्पीक ब्रीफली अबाउट इट। बाकी मेंस में लिखने लायक तो ये मुद्दा नहीं कि देखो ये मेगन मार्केल के साथ ऐसा हुआ था। ऐसा ही एक और दूसरा रेसिज्म का मैटर चल रहा है कि अमेरिका में कुछ पुलिस वालों ने जॉर्ज फ्लॉयड नाम के एक अश्वेत नागरिक को मार दिया था, फिर बहुत दंगे हुए थे और फिर अब उसकी कुछ आगे केस चलेगी। क्या कोई जजमेंट आया और उसमें बहुत सारी बड़ी चीज़ हो तो देख सकते हैं। फ्रांस के एक अरबपति ओलिवर डासुल्ट का हेलीकॉप्टर क्रैश में मृत्यु और उनके बाप दादा की वो डासुल्ट कंपनी वो राफेल जेट बनाती है। दुखद समाचार, लेकिन इस हद की पर्सन इन न्यूज़ एग्ज़ाम के लिए बहुत काम का नहीं। ऐसे ही कुछ और भी चिटपुट समाचार म्यांमार, सऊदी अरब वगैरह से जो काम के नहीं। आगे बढ़ो, पेज 15 इकोनॉमी में एक चीज़ है न्यू अम्ब्रेला एंटिटीज़ यानी NUE। हालांकि ये चीज़ हम लोग पिछले साल विन 20 सीरीज़ में भी देख चुके थे। कुल मिलाकर मुद्दा ये है कि अगर हम कहें पेटीएम तो उसके सामने राइवल कंपनी है मोबीक्विक, फ़ोनपे। अगर हम कहें मास्टर कार्ड तो उसके सामने राइवल कंपनी है वीज़ा, रुपे। अगर हम कहें SBI तो उसके सामने एक्सिस बैंक। तो मतलब प्रतिस्पर्धा जरूरी है, तभी कस्टमर को बेस्ट सर्विस मिलेगी, इनोवेशन, एक्सीलेंस आएगा। लेकिन अगर हम बात करें नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI, जो कि बहुत सारे प्रोडक्ट चलाता है, जैसे मोबाइल ऐप बनाने के लिए UPI इंफ्रास्ट्रक्चर, उसकी अपनी ऐप है भीम। ATM नेटवर्क चलाने के लिए नेशनल फाइनेंशियल स्विच NFS। आधार कार्ड के साथ लिंकिंग करके जो सरकारी योजनाओं का पैसा जलता है उसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम AEPS। फिर ये टोल नाके पर आपका पैसा सीधा ही कट हो जाए उसके लिए फास्टैग सिस्टम। तो इसमें से कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है जो जैसे कि एक प्रकार से NPCI की मोनोपोली है, सामने कोई दूसरी कंपनी नहीं है जो सेम टू सेम टाइप के प्रोडक्ट बनाती हो। तो ये चीज़ असल में कंपटीशन, कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए अच्छा नहीं है। तो RBI ने सोचा क्यों ना NPCI, जो कि एक प्रकार से अम्ब्रेला एंटिटी फॉर रिटेल पेमेंट है, उसकी टक्कर में कुछ और भी कंपनियां होनी चाहिए। तो उन्होंने एप्लीकेशंस मंगवाए थे फॉर द पर्पज़ ऑफ न्यू अम्ब्रेला एंटिटीज़। तो उसमें रिलायंस, टाटा से लेके अमेरिका की सब कंपनियां वो भी इंटरेस्टेड है। अप्लाई करने की लास्ट डेट है 31 मार्च। तो अभी उसकी बॉल बाय बॉल कमेंट्री चलती रहे कि ये कंपनी ने अप्लाई किया और वो कंपनी का मैनेजर ऐसा इंटरव्यू दे रहा है, सब काम का नहीं। जब फाइनल होगा, जो कंपनी असल में सिलेक्ट हो तो हम उसको तैयार करेंगे। दूसरा एक मुद्दा चल रहा है SMS स्क्रबिंग मतलब कुछ गंदगी हो उसको घिस घिस के साफ करना। SMS में क्या गंदगी चलती है, पूरा दिन वो टेली मार्केटिंग और सब SMS स्पाम चलते रहते हैं। तो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई, ये रेगुलेटरी बॉडी ने कहा है कि टेलीकॉम कंपनियां जब भी SMS डिलीवर करती है कस्टमर को, उससे पहले उन्होंने उसके कंटेंट को वेरीफाई करना होगा और ऐसे सब मार्केटिंग स्पाम वो फिल्टर हो जाएं और फिर वो आपने DND रजिस्ट्री में अपना नंबर रजिस्टर कराए कि मुझे कोई टेली मार्केटिंग के कॉल या स्पाम नहीं चाहिए, तो फिर वो लोगों को नहीं मिलने चाहिए। तो ये जो पूरी प्रक्रिया उसे हम कहते हैं SMS स्क्रबिंग।
प्रॉब्लम यह है कि ये टेलीकॉम कंपनी ऐसा कर रही थी तो ज़रूरत से ज़्यादा स्क्रबिंग हो गया, तो जेन्युइन मैसेज भी बैंकों के जो OTP आते हैं ऑनलाइन पेमेंट को वैलिडेट करने के लिए वो भी पहुंच नहीं पाए वगैरह। खैर, इसके अलावा इकोनॉमी में जो भी है वो सब कुछ काम का नहीं। रूपी डॉलर एक्सचेंज रेंज की बॉल बाय बॉल कमेंट्री, क्रूड ऑयल प्राइस की बॉल बाय बॉल कमेंट्री, GST में इनवॉइसिंग सिस्टम, मतलब कंपनी वाले जो बिल बनाते हैं वो ऑनलाइन बनाए हुए और वो GST पोर्टल में सीधा सिंक हो जाए तो जो GST क्रेडिट की धांधली करते हैं वो सबको निगरानी रख सके। लेकिन ये सब के लिमिट्स हमारे लिए काम के नहीं। उसका मित्रों कारण ये है कि शुरुआत में सरकार कहे कि जो भी बिजनेसमैन जिसका 5 लाख का मान लीजिए टर्नओवर है उसको लगेगा, फिर छोटे व्यापारी विरोध करेंगे तो सरकार कहेगी नहीं 50 करोड़ होगा तब तक को छूट है, फिर 50 करोड़ वाले विरोध करेंगे नहीं तो 500 करोड़ है तो छूट। तो यानी जो इकोनॉमिक पॉलिसी अनसर्टेनिटी वही GST में चलती है, एक बार बोलते हैं फिर उस डेट चेंज कर देते टर्नओवर। तो डायनामिकली चेंजिंग इन्फॉर्मेशन है। UPSC के जो एग्जामिनर हैं वो बहुत समझदार होते हैं, तो ऐसे सब चीज़ों में से वो प्रश्न नहीं बनाते कि कितनी लिमिट है, क्योंकि उनको डर रहता है कि वो बाद में लिमिट चेंज हो गई तो अपनी आंसर की गलत हो जाएगी। सो दे अवॉइड इट। इसलिए डायनामिकली चेंजिंग इन्फॉर्मेशन में दिमाग खर्च मत करो। उसी तरह सेबी के कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट में यूनिक क्लाइंट कोड के नॉर्म्स, भाई इतना बारीक फाइनेंशियल मार्केट UPSC नहीं पूछती, डोंट वेस्ट टाइम। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल का कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी में कितना पावर हो सकता है, ये सेक्शन का क्या इंटरप्रिटेशन है इन द इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी, ये सब भी चीज़ें कुछ काम की नहीं। इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड क्या है बेसिक आइडिया होना चाहिए, एक्चुअल लीगल एस्पेक्ट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। आगे बढ़ते पेज 16 स्पोर्ट्स। वैसे तो अलग अलग बॉक्सिंग और रेसलिंग में इनाम मिले, लेकिन वो टूर्नामेंट इतनी बहुत फेमस नहीं है कि हम MCQ में तैयार करें। फुटबॉल में कुछ ऑफसाइड के रूल होते हैं, उसमें कोई प्रोफेसर वेंजर ने नया प्रपोजल दिया। अगर फुटबॉल आपकी हॉबी है तो इंटरव्यू में ये सब तैयार, ऑफसाइड के क्या नियम और अब उसमें नया क्या होगा। तो ये था मंगलवार का न्यूज़पेपर। बाकी मिलते हैं रात को Win21 सीरीज़ में बैंकिंग सेक्टर के बर्निंग इशू एक साथ में पढ़ने के लिए।